Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. Hello friends, lesson number 21, you and me, herpes zoster without vesicles possible है क्या? उसके पहले मैं आपको आइडिया दे देती हूँ herpes zoster यानी कौन सी बीमारी। ये सब आप एक देखोगे ना, ये अगर चमड़ी पे उठे हुए वेजिकल्स दिख रहे, फोपला फोपड़ा बोलते हैं वो, और ये सूखे हुए स्किन लीजन एक ही साइड में, इसको herpes zoster बोलते हैं। अब ये देखने के बाद आपको थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी मैं herpes zoster किसको कहती हूँ। अब इसके बाद मैं आपको herpes zoster कहने के पहले एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ herpes zoster का वायरस क्या है। आपने चिकन पॉक्स नाम सुना है? छोटी माता जी बोलते हैं, बचपन में होता है वो वाला चिकन पॉक्स। फुल्लियाँ, बुखार आता है, फुल्ली उठती है, कभी इधर फिर इधर इधर, एक सूखती है नहीं आती है, वो वाला चिकन पॉक्स और herpes zoster दोनों का वायरस एक ही है। दोनों का संबंध क्या है? अगर बचपन में आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो उसका वायरस, चिकन पॉक्स ऊपर से तो अच्छा हो जाता है, पर उसका वायरस जो है वो यहाँ पे डोर्सल रूट, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसके अंदर जाके बैठ जाता है एकदम सुप्त अवस्था में, निद्रा में, कुछ काम मीन्स आपको तकलीफ नहीं देता है। ये वायरस ऐसे ही पड़ा है, ये है वायरस चिकन पॉक्स का, और यही herpes zoster को भी जन्म देता है। पर यहाँ पे इस सुस्त अवस्था में जिसको चिकन पॉक्स हुआ है उसकी पूरी ज़िंदगी में ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, दिमाग में भी होते हैं। अब क्या होगा, एक ऐसे पड़ा हुआ वायरस आपके शरीर में, आपको कोई तकलीफ दे नहीं रहा है, आप अच्छी तरह से रह रहे हो, पर अचानक कोई स्ट्रेस आ गया, आपकी इम्यूनिटी कुछ कारण से डिक्रीज़ हो गई, आपको HIV पॉजिटिव है, कैंसर हो गया है, या और कोई बीमारी, अभी कोविड वाले टाइम पे, कि कोविड के बाद में बहुत जनों को herpes हुआ है, इम्यूनिटी एकदम डाउन हो गई है, तो उस सब में आपकी 50 से ज़्यादा उम्र है और इम्यूनिटी डाउन होने का ही कोई कारण है, तो वो सब में herpes होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब herpes से हम इतना डर क्यों रहे हैं? फर्स्ट थिंग, herpes का पेन, मेरे को लगता है मराठी में उसको नागिन बोलते हैं। नागिन, नाग नाम से आप कितने डरते हो, एकदम सीवियर डंक मने पेन कितना ज़बरदस्त होता है, वैसे ही herpes का पेन है। उसका पेन तो वो रैश, पहले मैंने आपको बताया था कि डोर्सल रूट गैंग्लियन में होता है। मैं समझो मेरा ये यहाँ का चौथे नंबर का डोर्सल रूट गैंग्लियन है, राइट साइड में, यहाँ से ये herpes का इरप्शन हुआ है तो यहाँ तक होगा, पर इस साइड नहीं जाएगा, उस एक रूट में होगा, शायद दूसरे रूट तक जा सकता है, दूसरे रूट में होगा, पर उसी साइड में होगा। और इसलिए क्या होता है, वो इरप्शन होने के 2-3 दिन पहले से यहाँ पे इतना सीवियर दुखाव होगा, समझो ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ऐसे दुखाव हो रहा है इस सेगमेंट में, अरे मेरे को शायद हार्ट अटैक आ गया, क्या हो गया, एक के बाद एक आप रिपोर्ट करते ही जाओगे, क्योंकि कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि herpes होने वाला है। कैसे पता लगेगा, क्योंकि बाहर कोई चमड़ी बिमड़ी सब कुछ नॉर्मल है, इसीलिए और आप रिपोर्ट पे रिपोर्ट कराते जाओगे। उसके बाद में शायद वो एक आध वेजिकल बाहर आता है, या ऐसी फुल्ली जो पानी से भरी हुई है, उसके पहले तो जस्ट लाल दाग दिखते हैं, फिर बाद में वो फुल्ली होती है 3-4 दिन के बाद में, फिर वो फुल्ली फूट जाती है, और फुल्ली फूटने के बाद में ये सूख जाता है, इसको स्कैब बोलते हैं। ये हीलिंग स्टेज में, ये इसकी 4 स्टेजेस है, ये चारों स्टेज में से प्री herpes स्टेज है, उसमें डायग्नोसिस करना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, इधर दुख रहा है बोल के, गर्दन में, इधर ऊपर के भाग में, ऑक्सीपिटल, ये यहाँ पे सर्वाइकल एरिया में सीवियर पेन, वो कुछ बोली मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं रात भर सो ही नहीं पा रही हूँ। फिर 2-3 दिन बाद दूसरे डॉक्टर के पास गई, तब तक उसकी फुल्ली बाहर आ गई थी। तो प्री फुल्ली स्टेज में बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये पेशेंट को herpes है, herpes का हॉलमार्क ही इसकी फुल्लीज है, और पेन सीवियर होता है। herpes का पेन, उसके सभी स्टेज में पेन उस सेगमेंट में भयंकर होता है, और काफ़ी जनों को तो वो सब herpes अच्छा होने के बाद भी पेन चलता ही रहता है, महीनों तक, सालों तक। अब मैंने जो बोला आपको, ये वेजिकल्स के सिवा मेरे पास पेशेंट आया था, पर उसको herpes था। आप बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है?
इसलिए मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ। एक लेडी थी 50 के आसपास की, उसको काफ़ी टेंशन भी था, सीवियर कान में दुखाव हो रहा था, एक कान के अंदर, फिर यहाँ पे पूरा एरिया जो है वो भी दुख रहा था, चक्कर आ रहे थे, उल्टियाँ हो रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, ऐसे करके ही वो बोली मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। फिर उसको चेक किया तो उसकी 7 नंबर की नस, ये जो यहाँ की 7 नंबर की नस की जो है मुंह को सप्लाई कर रही है वो भी अफेक्टेड थी, उसके कारण मुंह भी थोड़ा सा उसका टेढ़ा हो गया था, चक्कर आ रहे थे, कान में लकीली सुनने का थोड़ा सा कम हुआ था पर ज़्यादा कोई असर नहीं था। मुंह खोला तो मुंह के अंदर उसके शायद एक हाथ दूसरी फुल्ली हो गया ऐसे लगा, पर मुंह की नस भी पकड़ी हुई थी। और इतना, मैंने बाकी कोई भी बीमारी में इतनी नसें पकड़ी भी हो तो दुखाव इतना नहीं होगा, दुखाव भयंकर था। तो लगा शायद ये हर्पीज़ ही है, उसको एडमिट किया, दिमाग का एमआरआई कराया क्योंकि उसका इतनी सारी नसें पकड़ी हुई है, तो देखा दिमाग में कुछ है क्या। एमआरआई नॉर्मल था, कमर से पानी निकाला, कमर के पानी और उसके खून का तपास किया तो दोनों में ही ये जो वेरिसेला जोस्टर हर्पीज़ का वायरस है उसकी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आई थी, और वो भी जिस लेवल में बीमारी है बोलने को चाहिए उसी लेवल पे। तो वो तो प्रूव हो गया, नेचुरली ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद भी उसकी चक्कर और टोटल हेडेक सेटल होने को काफ़ी लंबा टाइम लगा, पर बाकी उसकी सब नर्व सुधर गई थी, खाने पीने का आ गया था, बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। दूसरी एक लेडी थी, माइग्रेन की पेशेंट थी, तो बोली मेरे को यहाँ पे हेडेक हो रहा है, यहाँ पे हेडेक हो रहा है, यहाँ पे हेडेक हो रहा है। पहले ऐसे चला उसका 2-3 दिन, काफ़ी इंजेक्शन लिए, दवाइयाँ ली, फिर बाद में मैंने भी उसको एक दिन पहले देखा था, तो बोले ऐसे ही हेडेक हो रहा है, फिर आज हेडेक कम है थोड़ा, कल इंजेक्शन दवाइयाँ सब ली हुई है। तो मैंने बोला ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको इमरजेंसी में लेके आए, उसको घर पे हेडेक हुआ, फिट्स हो गई थी, फिट्स आ गई थी और उल्टियाँ भी हो गई थी और थोड़ी सी अनकॉन्शियस जैसे ही थी। तो उसको ये सीवियर पेन के कारण वापस कमर का पानी निकाला, एमआरआई कराया, तो उसके एमआरआई के अंदर भी दिमाग के उसी भाग में वहाँ पे सूजन थी जहाँ पे उसको सीवियर पेन था, और उसका पानी का रिपोर्ट जो कराया उसमें खून में हर्पीज़ की एंटीबॉडी जो लेवल में चाहिए थी वो आई हुई थी। नेचुरली उसको भी हर्पीज़ की और उसके साथ फिट्स की सब दवाइयाँ चालू कर दी थी। तो मुझे लगा कि ये 2 केसेस इम्पॉर्टेंट है कि जिसमें आपको डायरेक्ट यहाँ पे फुल्लियाँ बिल्लियाँ नहीं दिखी है, पर पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है। कभी कभी हर्पीज़ यहाँ पे इस नस पे होता है तो कभी आँख भी इन्वॉल्व हो जाती, और ट्रीटमेंट में लेट हो गए तो कभी आँख का विजन भी चला जाता है। कान की नस पे मैंने बोला था आपको बहुत चक्कर आए, उसके कान की नस में 2 नसें होती हैं साथ में, एक चक्कर के लिए होती है और दूसरी सुनने के लिए होती है। सुनने वाली नस के ऊपर अगर हर्पीज़ हो गया तो कभी अर्जेंट ट्रीटमेंट नहीं शुरू हुआ है तो टोटल हियरिंग भी जा सकता है। अब हर्पीज़ की ट्रीटमेंट क्या है? आजकल दवाइयाँ आती हैं वायरस की, एसाइक्लोवीर या उसके ग्रुप की दूसरी दवाइयाँ। अगर पेशेंट, मैंने बोला दिमाग के ऊपर असर है तो उसको नेचुरली हम इंजेक्शंस देते हैं, उसके साथ स्टीरॉइड्स देते हैं, और उसके साथ पेन मैनेजमेंट, उल्टियाँ होती है तो उल्टियाँ, और दूसरी जो भी प्रॉब्लम है उस सब की दवाइयाँ देते हैं। और उससे पेशेंट जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने से अच्छा हो जाता है। लकीली हर्पीज़ से कोई मरता नहीं है, बहुत ही रेयर। प्रैक्टिकली ये जो यहाँ पे इरप्शन ऐसे होते हैं उसमें तो कोई नहीं मरता है, तो फिर हम क्यों डरें। पर दुखाव से काफ़ी बार रात भर पेशेंट सो नहीं पाता, काफ़ी बार डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स घूमता रहता है। शुरू में तो चलो जब ये होते हैं तो पेन किलर देते हैं, प्रीगैबालिन, गैबापेंटिन, लोकल मेडिसिन, फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करते रहते हैं कि भाई इससे आराम पड़ेगा। काफ़ी पेशेंट 2-3 हफ्ते में अच्छे हो जाते हैं। शुरू में उनको एसाइक्लोविर शुरू कर दिया, ये कर दिया, साथ में दवाइयाँ दे दी, मेजॉरिटी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। पर कोई पेशेंट में जल्दी पेन ख़त्म नहीं होता, उसको मैनेज करना काफ़ी बार बहुत मुश्किल जाता है। तो फिर क्या करें? इसकी वैक्सीन भी आती है, तो वैक्सीन किसको लेनी है? वैक्सीन वैसे तो सबको लेना हो एट प्रेजेंट तो पॉसिबल नहीं, इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। पर किसी को अगर चिकन पॉक्स हुआ है पहले और 50-60 से ज़्यादा उम्र है, या दूसरी कोई भी साथ में बीमारियां हैं, तो उसको हर्पीज़ नहीं हो जाए, इसलिए वो लोग वायरस की इसकी जो वैक्सीन है सिंग्रिक्स वो ले लें, तो उससे उनको
वापस हर्पीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर हर्पीज़ हो भी गया तो वो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया बोलते हैं, यानी हर्पीज़ होने के बाद में जो दुखाव सीवियर होता है एटलीस्ट वो नहीं होता है, इसलिए वो फ़ायदा है। फिर किसी की इम्यूनिटी डाउन हो तो 19 साल के ऊपर वो देते हैं वैक्सीन, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देते हैं। इम्यूनिटी डाउन हो तो उनको दी हुई ज़्यादा अच्छी है, तो उसके कारण उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना पेन नहीं सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हर्पीज़ यानी पेन दोनों चीज़ें साथ में ही जाती है। हम हर्पीज़ रोक सकते हैं क्या? शायद आपको चिकन पॉक्स नहीं हुआ हो तो हर्पीज़ होने के चांसेस नहीं है, फिर भी आपकी इम्यूनिटी आपको टिका के रखनी। कैसे? डाइट प्रॉपर लो, कसरत करते रहो और टेंशन मिनिमम रखो। आपकी कोई दूसरी बीमारियां होगी तो वो भी कंट्रोल में रखो, तो आपको हर्पीज़ होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। हर्पीज़ के बारे में मैंने आपको हर चीज़ बताने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग वैक्सीन किसको लेनी है वो भी बता दिया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको बताया मैंने हर्पीज़ में फुल्लियाँ होते हैं, वो फुल्ली फूटने से पानी बाहर निकलता है। अगर एक पानी में उसके जंतु होते हैं, हर्पीज़ कहते वेरिसिला जोस्टर, वो जंतु अगर आपको लग गए उसके साथ में रहने वाले को, तो उसको हर्पीज़ नहीं होगा पर उसको चिकन पॉक्स हो जाता है। इसलिए जब भी उसको पेशेंट को अगर ऊजिंग हो रहा है, उसको जब फुल्ली हुई है तब उसका आइसोलेटेड रखो, उससे सब दूर रहो, तो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं और चिकन पॉक्स से बच जाओ। थैंक यू।